तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 13 जुलाई की, साथ ही में दिन है बुधवार का। तो आज दिन भर के मुख्य समाचार और देश दुनिया की ताज़ा खबरें हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे पहली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है तो अब सरकार बिल्कुल फ्री में देगी 5-5 हजार रुपए। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है ऐसा मैसेज। जी हाँ, कोरोना महामारी से निपटने के लिए अब तक करोड़ों लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक खबर आ रही है कि अगर आपने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो आपको सरकार बिल्कुल फ्री में 5,000 रुपए देगी। आपको बता दें, इस तरह का एक मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मैसेज में ये भी लिखा आता है कि अगर 5,000 रुपए फ्री में चाहिए तो इसके लिए एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म भरने के लिए एक वेबसाइट का लिंक भी दिया जाता है। हालांकि दोस्तों आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएं, इससे पहले ही आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरह से फर्जी है। वैसे आप नहीं जानते तो आपको बता दें कि भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है PIB नाम का, जो कि इसी तरह की खबरों की जांच करता है। तो इसी PIB डिपार्टमेंट की तरफ से ट्विटर हैंडल के जरिए ये पूरी जानकारी साझा की गई है, जिसे आप अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरह का कोई मैसेज आता है और उसमें जो लिंक दिया गया है तो उस पर भूल कर भी क्लिक न करें। कई बार इस तरह के लिंक पे क्लिक करने से निजी जानकारी चोरी होने का खतरा होता है। साथ ही कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक खाता तक खाली हो जाता है। तो सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए। आइए हम चले अगली खबर की तरफ। एक और जंग के लिए तैयार रहे दुनिया, इस बार भयंकर होगा युद्ध। आमने सामने है दुनिया के दो महाशक्तिशाली देश। आइए बताएं इस बारे में क्या आई है ज्यादा जानकारी। जी हाँ, दुनिया भर में इस समय सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सबसे पहले शुरुआत हुई अफगानिस्तान से। इसकी ऐसी बुरी नजर लगी कि दुनिया में उथल पुथल मच गई। अफगानिस्तान अभी जंग की मार झेल ही रहा था कि रूस ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया, जिसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिला। और यह असर अभी भी हो रहा है, क्योंकि रूस और यूक्रेन की जंग अभी भी जारी है। खास करके पश्चिमी देशों में तो महंगाई का भूचाल देखने को मिल रहा है। फिर रूस यूक्रेन के बाद एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली श्रीलंका में। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि श्रीलंका में भारी आर्थिक तबाही के चलते ये देश लगभग बर्बाद हो गया है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने देश को छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही आपको बता दें, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें यह भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी श्रीलंका की राह पर है, यानी कि पाकिस्तान में भी आर्थिक हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दुनिया भर में ये जो गड़बड़ी चल रही है, इसी के बीच चाइना कई देशों के लिए नासूर बनता जा रहा है। एक जानकारी के मुताबिक चीन ने कहा है कि वो ताइवान पे हमला करेगा, जिसे लेकर अमेरिका और ड्रैगन आमने सामने हैं। यानी कि अब दुनिया एक और भयंकर जंग देख सकती है। साथ ही आपको बता दें, अभी हाल ही में चाइना ने कुछ ऐसे आदेश जारी किए जिसको अमेरिका ने मानने से मना कर दिया है। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर चाइना और अमेरिका, यानी कि दुनिया के दो महाशक्तिशाली देश आमने सामने हैं। तो इसी की वजह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अगर इन दोनों देशों के बीच जंग हो जाती है तो इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे, या यूं भी कह सकते हैं कि इसका असर दुनिया के हर कोने में होगा। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका कई बार ऐसे काम करता है जिसे लेकर भारत को नाराजगी जतानी पड़ती है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी तरह की एक और खबर आई है। आइए देखें इसकी ज्यादा जानकारी अगली खबर में। भारत और अमेरिका के बीच फिर हुआ झगड़ा। बाइडेन प्रशासन के इस आदेश से भड़की है मोदी सरकार। वन इंडिया की तरफ से इस खबर को साझा किया गया है। जी हाँ, अमेरिका का जो बाइडेन प्रशासन बार बार भारत से झगड़ा करने के मूड में है। अब ताज़ा जानकारी के मुताबिक बाइडेन प्रशासन यानी कि अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया है जो बिल्कुल सीधे सीधे भारत के अपने कामकाज में दखल अंदाजी कर रहा है। दरअसल जानकारी के मुताबिक अमेरिका की बाइडेन प्रशासन ने इस बार मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को डायरेक्ट चिट्ठी लिखी है और आदेशनुमा लहजे में कहा है कि वो अपने बंदरगाह पर, यानी कि जो समुद्र का किनारा होता है जहाँ पे सामान वगैरह उतरते हैं, वहाँ पर रूसी जहाजों को नहीं आने दे। जाहिर बात है, अमेरिका के ऐसा करने के बाद मोदी सरकार भड़क गई है। असल में पूरा मामला ये है कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद भारत ने रूस से तेल आपूर्ति बढ़ा दी है, यानी कि रूस से कच्चा तेल ज्यादा लेना शुरू कर दिया है, जिसको लेकर बाइडेन प्रशासन भड़का हुआ है और बार बार इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह से भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे। और इसी कोशिश के तहत मुंबई स्थित अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल ने सीधे तौर पे मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक पत्र लिखा है। जाहिर बात है, इस पत्र में जो बातें कही गई हैं इसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में भारत सरकार ने ये साफ कर दिया था कि सबसे पहले भारत के नागरिकों का फायदा देखा जाएगा। यानी कि सरकार का ये कहने का मतलब था कि अगर हमें कच्चा तेल रूस ज्यादा सस्ता देगा तो हम उससे लेंगे और इसके लिए हमें अमेरिका मना नहीं कर सकता।
दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। साथ ही जो लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाएं। अगर आप जानना चाहते हैं दिन भर के मुख्य समाचार रोजाना और साथ ही में सरकारी खबरें। आइए चलें अगली खबर की तरफ। खली ने आईडी मांगने पे टोल कर्मी को थप्पड़ मारा। टोल कर्मियों ने जब खली को घेर लिया तो पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि रेसलर ने दूसरे तरह का आरोप लगाते हुए कहा है कि फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। जी हां, WWE के मशहूर रेसलर दिलीप राणा उर्फ द ग्रेट खली पे टोल कर्मी ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। टोल कर्मियों ने उनकी कार को घेर लिया। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने खली को सुरक्षित बाहर निकाला। टोल कर्मियों का कहना है कि आईडी मांगने पे खली ने थप्पड़ मारा। हालांकि वहीं दूसरी ओर खली का कहना है कि टोल कर्मी कार में घुसकर फोटो खिंचवाने की जिद कर रहे थे। साथ ही द ग्रेट खली ने टोल कर्मियों पर अपशब्द बोलने का भी आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि दोनों पक्षों में से अभी तक किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है, लेकिन द ग्रेट खली ये जरूर कह रहे हैं कि जबरन फोटो खिंचवाने के लिए वो लोग कह रहे थे, यानी कि टोल कर्मी। इसी की वजह से ठेकेदार पे कार्रवाई होनी चाहिए। इससे जुड़ा एक वीडियो भी आया है जिसकी एक छोटी सी झलक आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। आइए चलें अगली खबर की तरफ। भारत पर हो गया है 620.7 अरब डॉलर का कर्ज। क्या श्रीलंका जैसे बिगड़ेंगे हालात? खबर को साझा किया है वन इंडिया ने। जी हां, भयंकर आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका को देखकर अब भारत में भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत पर विदेशी कर्ज काफी ज्यादा हो गया है और क्या भारत का हाल भी श्रीलंका जैसा हो सकता है। कई नेताओं ने इस बारे में ट्वीट किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार की आर्थिक नीति पे सवाल उठाए हैं। हालांकि केंद्र यानी कि पीएम मोदी की सरकार ने किसी भी चिंता की बात को सिरे से खारिज कर दिया है और ये कह दिया है कि भारत की स्थिति पूरी तरह से ठीक है और किसी भी तरह की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी विपक्षी पार्टी है उनको अपने सवालों का जवाब मिल गया है। हालांकि ये बात सही है कि भारत पे 620.7 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज है। इस विदेशी कर्ज के बारे में मोदी सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि असल में इसमें केंद्र की हिस्सेदारी केवल 130.8 अरब डॉलर है, जो कुल कर्ज देनदारी का केवल 21% है। बाकी जो कर्ज है 79%, उसमें आवंटन भी शामिल है, यानी कि वो कर्ज भारत पे आम कर्ज की तरह नहीं है। इसी की वजह से मोदी सरकार ने कहा है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। देश के कई राज्यों में भारी बारिश की वजह से हालात हो गए हैं खराब। गुजरात में अब तक 69 और महाराष्ट्र में 84 लोगों की हो चुकी है मौत। जी हां, गुजरात और महाराष्ट्र समेत देश के 22 से ज्यादा राज्यों में बारिश और बाढ़ के चलते सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बारिश ने तबाही मचा रखी है। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 4 दिनों से बाढ़ जैसे हालात हैं। साथ ही पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर सभी मौतों के आंकड़े को मिला दिया जाए तो इस मानसून में गुजरात में बारिश की वजह से जो हादसे होते हैं उसमें 69 लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे ही कुछ हालात है महाराष्ट्र के। यहाँ पर अभी तक 84 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा भी देश के कई और ऐसे राज्य हैं जहाँ पे भारी बारिश की वजह से काफी ज्यादा तबाही मची हुई है, जैसे कि कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह। आइए आपको अगली खबर में लगे हाथों बताते हैं कि आज 13 जुलाई को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम। देखिए अपनी स्क्रीन पर। आज 13 जुलाई 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 13 जुलाई को उत्तर प्रदेश में, उत्तरी पंजाब में, उत्तरी हरियाणा में, साथ ही तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में और रॉयल सीमा के तलहटी वाले इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी आज सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में, पूर्व उत्तर भारत में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, साथ ही झारखंड के कुछ हिस्सों में, आंतरिक कर्नाटका में, तेलंगाना में, इसके अलावा तटीय आंध्र प्रदेश में भी आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी गुजरात के कई हिस्सों में, तटीय कर्नाटका में, केरल में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उड़ीसा में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, साथ ही छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, इसके अलावा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, साथ ही उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा भी दक्षिण मध्य प्रदेश में, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र में, साथ ही कोंकण में, गोवा में और दक्षिण गुजरात में आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अभी दुनिया में ऐसे कौन से 2 देश हैं जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, चाहे वो दौलत को लेकर हो या ताकत को लेकर। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके दिए हुए जवाब से काफी कुछ पता चलता है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। 48 साल बाद टीम इंडिया ने रचा इतिहास। पहली बार इंग्लैंड की टीम को 10 विकेट से हराया। अकेले बुमराह ने लिए 6 विकेट। साथ ही रोहित और धवन की पारी रही शानदार।
जी हाँ, टीम इंडिया ने 3 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में इंग्लैंड को 10 विकेट से रौंद दिया है। 48 सालों में ये पहला मौका है जब भारत ने इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ 1974 में पहली बार कोई वनडे मुकाबला खेला था। तो जब से इंग्लैंड के साथ क्रिकेट की शुरुआत हुई उस समय से अभी तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था कि भारत ने 10 विकेट से इंग्लैंड को हराया हो। लेकिन अब 48 सालों में पहली बार भारत ने ये कर दिखाया है। जो मैच खेला गया उसकी बात करें तो भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, यानी कि इंग्लैंड बैटिंग के लिए उतरी। इंग्लैंड की टीम ने 25 ओवर 2 बॉल में 110 रन बनाए। फिर इसके जवाब में भारत ने केवल 18 ओवर 4 बॉल में 114 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया, एक भी विकेट खोए बिना। आइए चले अगली खबर की तरफ। नितिन गडकरी ने बनाया नया प्लान, दिल्ली मुंबई के बीच बनेगा इलेक्ट्रिक हाईवे। बताया गया है इलेक्ट्रिक हाईवे के कारण लॉजिस्टिक के कॉस्ट में 70% की कमी आएगी, यानी कि गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च कम हो जाएगा। जी हाँ, आपकी कार और कार से होने वाले सफर को आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। अभी हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि एक कार में कम से कम 6 एयरबैग होने चाहिए, ताकि जब कभी कोई हादसा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जानें बच सके जो कि कार में बैठे हुए हैं। हालांकि कई कंपनियों ने इसका विरोध किया है, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब सरकार ने एक नया कदम उठाया है। नितिन गडकरी ने हाइड्रोलिक ट्रेलर ऑनर्स एसोसिएशन के एक इवेंट में बताया है कि सरकार दिल्ली से मुंबई के बीच एक इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना बना रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, इसके बारे में बताया गया है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के कारण गाड़ियों के जो माल ढुलाई का खर्च है, यानी कि जो लॉजिस्टिक का खर्च है, उसमें 70% की कमी आएगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा हो कि आखिर इलेक्ट्रिक हाईवे कैसा होगा। तो आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे एक ऐसे हाईवे होते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं, यानी कि जो गाड़ियां बिजली से चार्ज होती हैं, इसे ही इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। साथ ही इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ खास इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए इन हाईवे के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर भी लगाए जाते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से जैसे कि ट्रेन के चलने के लिए पटरी के ऊपर वायर लगे होते हैं और ट्रेन एक केबल के जरिए हर समय उस तार से कनेक्ट रहती है और उसी के जरिए उसको बिजली मिलती रहती है और इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती रहती है। तो सेम इसी तरह के वायर इलेक्ट्रिक हाईवे पे लगाए जाते हैं कुछ खास इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ियों के लिए और ये गाड़ियां इसी पे चिपक कर चलती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसके मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली से मुंबई के बीच एक इसी तरह का हाईवे बनाया जाएगा इलेक्ट्रिक गाड़ियां होने के कारण, और ये गाड़ियां बिजली से चलेंगी। इसी की वजह से बताया गया है कि पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है, जो माल ढुलाई वगैरह का खर्च है, उसमें 70% की कमी आएगी। जाहिर बात है अगर सामान को लाने और पहुंचाने के कॉस्ट में कमी आएगी तो इससे सामान भी सस्ते हो सकते हैं। हालांकि आने वाले दिनों में क्या कुछ कैसे होगा ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखें इलेक्ट्रिक दुनिया को लेकर एक और बड़ी खबर अगली खबर में। बदलेगी खेती और किसानी की सूरत। दुनिया का पहला स्मार्ट ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी की भारत में हो गई है एंट्री। जी हाँ, दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक स्मार्ट ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी जिसका नाम मोनाक ट्रैक्टर है, उसकी भारत में एंट्री हो गई है। कंपनी ने हैदराबाद में अपना पहला ऑफिस खोला है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने भारत में इनसाइड नाम की भारतीय कंपनी से पार्टनरशिप भी की है। इनसाइड कंपनी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनी है। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी कंपनी मोनार्क दुनिया का पहला फुल्ली इलेक्ट्रिक स्मार्ट ट्रैक्टर बना चुकी है, यानी कि एक ऐसा ट्रैक्टर जो कि बिजली से तो चलता ही है, साथ ही में ये स्मार्ट है, यानी कि इसमें ड्राइवर के बैठने की जरूरत नहीं होती है। बताया गया है कि इस तरह के ट्रैक्टर की वजह से आने वाले दिनों में जो खेती का काम है वो और ज्यादा बढ़ेगा, लागत वगैरह कम होगी और इसके कई और अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आइए चले अगली खबर की तरफ। नए संसद भवन में बने अशोक स्तंभ को लेकर छिड़ गया है विवाद। आइए बताएं क्या है पूरी जानकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में बीते सोमवार को नए संसद भवन की छत पर लगे विशालकाय राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का अनावरण किया था, जिसे लेकर अब विवाद हो गया है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अशोक चक्र उसे ही कहा जाता है जिसमें 4 शेर के मुंह बने होते हैं। शायद आपने कई जगहों पे देखा होगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। तो इसी अशोक स्तंभ को लेकर कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कहा है कि पहले के जो अशोक स्तंभ होते थे उनमें सत्यमेव जयते लिखा होता था, लेकिन इसमें कहीं पर भी सत्यमेव जयते लिखा हुआ नहीं दिखा। साथ ही एक आरजेडी के नेता ने कहा है कि पहले के जो अशोक स्तंभ होते थे उनमें जो शेर बने होते थे तो वो कम गुस्से में नजर आते थे, लेकिन पीएम मोदी की सरकार में जो अशोक स्तंभ बनाया गया है तो जिसमें शेर बने हुए हैं वो काफी ज्यादा देखने में नरभक्षी और गुस्से में नजर आ रहे हैं। नेता की तरफ से 2 पिक्चर को साझा करके दोनों को कंपेयर करके भी दिखाया गया है। आइए चले अगली खबर की तरफ। किसी भी धार्मिक स्थल पे माइक की तेज आवाज आए तो हमें सूचित करें।
सीएम योगी ने जारी किया है यह आदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश में अगर किसी भी धार्मिक स्थल पे तेज आवाज में माइक चलाया जाता है तो शिकायत सीधे सीएमओ ऑफिस को की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा में इस नए फरमान की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि आपके अगल बगल में अगर कोई किसी भी धर्म स्थल पे बहुत तेज माइक बजाने का काम करता है तो थाने में उसकी लिखित सूचना देकर मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत करा दीजिए। आपको बता दें, ये पहली बार है कि सीएम योगी ने सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को सूचना देने की बात कही है। तो उत्तर प्रदेश में जो भी धार्मिक स्थल है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहाँ के जिम्मेदार को अब सतर्क रहना चाहिए। आइए चलें अगली खबर की तरफ। आकाशगंगा में ऐसा डांस आपने पहली बार कभी नहीं देखा होगा। नासा की दूरबीन से ली गई है मरते हुए तारे की तस्वीर। जी हां, नासा ने अब तक की शक्तिशाली और अत्याधुनिक दूरबीन, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, उससे एक तस्वीर ली है जो है अंतरिक्षीय नेबुला NGC 3132 की, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। अभी जो आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वही है। बताया गया है इसे साउदर्न रिंग नेबुला भी कहते हैं। इस इमेज में मरते हुए तारे को डांस की तरह करते हुए देखा जा सकता है। नासा ने खुद इसे मरते हुए तारे का डांस कहकर संबोधित किया है और इस पिक्चर को नासा की तरफ से ही साझा किया गया है। वैसे आपको बता दें, जेम्स वेब टेलीस्कोप पे जो घटना कैद हुई है पिक्चर के रूप में, तो ये अभी से करोड़ों साल पहले हो चुकी है। अगर आपकी आकाशगंगा में या लाइट की स्पीड में या इसी तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी तो शायद आपको पता होगा कि ये कैसे हो सकता है कि जो तारा करोड़ों साल पहले मरा हो उसे अभी हमने कैसे देख लिया है। आइए चलें अगली खबर की तरफ। झारखंड को मिलने वाले हैं 3 और एयरपोर्ट। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है यह ऐलान। जी हां, झारखंड को जल्दी 3 और नए एयरपोर्ट और 14 नए हवाई अड्डे मार्ग मिलने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में मंगलवार को ऐलान किया है कि अभी झारखंड में 2 एयरपोर्ट हैं, एक रांची में और एक देवघर में। लेकिन आने वाले दिनों में 3 और एयरपोर्ट बनेंगे झारखंड में। एक बनेगा बोकारो में, एक जमशेदपुर में और एक दुमका में। आइए चलें अगली खबर की तरफ। हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के बीच लोग उछालते रहे फूलों की पंखुड़ियां। बाबा की नगरी देवघर में प्रधानमंत्री मोदी ने किया रोड शो, यानी कि झारखंड में। जी हां, लोगों ने प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया। लोगों ने हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे भी लगाए। एयरपोर्ट से बाबा धाम की दूरी करीब 11.50 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के देवघर में एयरपोर्ट समेत 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं को सौगात देने की बात कही। यानी कि अभी जो हमने आपको पिछली खबर में 3 एयरपोर्ट बनाने की बात कही, इन सभी चीजों की खुशखबरी पीएम मोदी ने दी। हालांकि इसका ऐलान एविएशन मिनिस्टर की तरफ से किया गया, यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से। आइए चले अगली खबर की तरफ। कल 14 जुलाई 2022 को वर्चुअल रूप से I2U2 लीडर समिट में भाग लेंगे पीएम मोदी। इस बैठक में देशों के बीच आर्थिक सहयोग पे होगी चर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 14 जुलाई को इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के नेताओं के साथ I2U2 के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। आपको बता दें कि I2U2 का उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, साथ ही अंतरिक्ष और स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 ऐसी चीजें हैं जिनमें निवेश को प्रोत्साहित करना है, या यूं भी कह सकते हैं कि इसे बेहतर बनाना है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी I2U2 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जिसमें इजराइल के प्रधानमंत्री यार लापिड और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यूएस के राष्ट्रपति बाइडेन भी शामिल होंगे। तो दोस्तों, आज 13 जुलाई 2022 के ही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।